गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ सिविल वर्क में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। जैसा कि माय डियर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी जो हमारे वर्क होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के क्या टारगेट हैं और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट एस्टीमेट को, जिसे हम लोग प्रीमिलरी एस्टीमेट कहते हैं, उसमें क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट को, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट को, और इसके साथ साथ बे एस्टीमेट या नंबर एस्टीमेट आप बोलते हैं, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन सेंड करता रहूँगा। ठीक है। अब आप लोगों की बराबर डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा टाइम इंक्रीज करिए। तो माय डियर, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं ये पर्टिकुलर जो लेक्चर बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग किसी बैच में पेंडिंग था। इसलिए मैं आप लोगों को ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एग्जाम को देखते हुए अब बनाया जा रहा है इस लेक्चर को। तो आप लोगों को पता है कि अभी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हुआ है, तो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो बड़े लेंथ के वीडियो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाते, कभी कभी फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको 60 वीडियो अभी दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा कि आपका जो सिलेबस है बिफोर द एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट को। ठीक है। मेजरमेंट के अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लम सम अमाउंट कौन सा होता है। तो देखो, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग फटाक से हेडिंग बनाते हैं लम सम अमाउंट। तो आज हम लोगों का टारगेट रहेगा लम सम अमाउंट। ठीक है। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे लम सम अमाउंट। अब देखिएगा ये लम सम क्या होता है और ये एस्टिमेटिंग में क्या रोल प्ले करता है। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से डिक्लेयर नहीं होती हैं या जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है। मीटर लगाना, जो आप बिजली के मीटर लगवाते हो। मोटर लगवाना, जो आप पानी के लिए मोटर लगवाते हो। ठीक है। या मान लो आप अपने बिल्डिंग में कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन बनवा रहे हो, जैसे भाई आपको पसंद आ गया, आपने हाथी बनवा दिया, आपने कोई मूर्तियां बनवा दी, घर में आर्किटेक्चरल वर्क करवा दिया, डेकोरेशन पर्पज से करवा दिया। तो ये सब चीजें पहले से डिक्लेयर नहीं होती हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं कि इनके लिए हम लोग एक लम सम अमाउंट लेते हैं। लम सम का मतलब ये है कि ऐसे ही अपने से मान लिया जाता है एक एक्सपीरियंस के थ्रू कि भाई ऐसा है कि अगर आप आर्किटेक्चरल वर्क करवाओगे तो आपकी बिल्डिंग का कास्ट का 1 से 1.5% आने वाला है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल वर्क करवाओगे तो 7 से 8% आने वाला है। अगर आप वाटर सप्लाई वर्क करवाओगे, सैनिटरी करवाओगे तो 7 से 8% आएगा। फैन फिक्सिंग करवाओगे तो 4% आएगा। तो ये जो अमाउंट हम लोग अपने से एज्यूम करते हैं एक्सपीरियंस बेस पर, दैट इज नोन एज लंप सम अमाउंट। ठीक है। अच्छा देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था और मैंने अमाउंट भी आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्या आता है, सैनिटरी वर्क के लिए क्या आता है। ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस कर दी थी। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये लंप सम अमाउंट क्या है। तो पॉइंट नोट करेंगे। हाँ, पॉइंट नोट करेंगे। while preparing while preparing preparing an estimate, it is not possible to not possible to work out in detail in case of
पेटी आइटम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पेटी आइटम होते हैं, छोटे छोटे आइटम होते हैं, उनका हमें डिटेल नहीं पता होता है पहले से, तो उन्हें हम लंप सम अमाउंट लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला पॉइंट नोट करेंगे। द फॉलोइंग आर सम लंप सम आर सम ऑफ लंप सम आइटम इन द एस्टिमेट। इन द एस्टिमेट। अब देखिएगा कौन कौन से आइटम हैं जिनको लम सम में एस्टिमेट किया जाता है। अब मैं पहले आइटम के बारे में बात करूंगा, तो ये आता है वाटर सप्लाई, एंड सैनिटरी अरेंजमेंट। अब देखिए आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं आपको ये आइटम दे रहा हूं, यही आइटम दे देगा और नीचे आपको दे देगा कि ये कौन सा अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, ऐसे आपको देगा। ठीक है, तो आप लोग पहले से जानते रहोगे कि ये लमसम अमाउंट है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, सेकंड कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होंगे वो भी लम सम अमाउंट में आएंगे। ठीक है, लाइक मीटर, मोटर, फैन, एड्स, ये सारे भी हमारे लम सम अमाउंट में आते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया था आर्किटेक्चरल वर्क, नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल वर्क। तो आर्किटेक्चरल भी लम सम अमाउंट में आएगा। आर्किटेक्चरल वर्क, दिस इज आल्सो इन लम सम अमाउंट। अब देखिएगा लास्ट आइटम में कौन सा बताने जा रहा हूं, कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज का मतलब ये है अकस्मात आने वाले खर्च। तो लास्ट हमारे जो पॉइंट रहेगा, दिस इज कॉन्टीजेंसीज। तो ये भी हमारे लम सम अमाउंट में आता है। तो ये जितने मैंने आपको आइटम बताए, ये सारे आइटम लम सम अमाउंट के हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिएगा ये वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या है। ठीक है, तो माय डियर मैं सबसे पहले बता दूं कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो उस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप चौकीदार रखते हो कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप एक बात समझिएगा कि इसके अलावा आप क्या करते हो, ऑफिस बनवाते हो। कुछ आपको इंजीनियर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखना होता है, जैसे अभी बिहार में निकला हुआ है वैकेंसी, तो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इंजीनियर रखे जा रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लाई रखते हो, जो आप ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसके अलावा जो आप दैट मीन्स कि वॉचमैन पे इन्वेस्टमेंट करते हो, सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। और ये जो अमाउंट होता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का, ये पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। और यह अमाउंट माय डियर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1.5 से 2% टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का होता है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। चलिए पॉइंट नोट करेंगे, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट,
ड्यूरिंग द construction of a project, considerable number of skilled supervisors, considerable number of skilled supervisors of skilled supervisors, ये सुपरवाइजर्स वही होता है माय डियर जो आपकी कंस्ट्रक्शन को सुपरविजन करे, ठीक है। वर्क असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंस, ये सब टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं। असिस्टेंस, वॉचमैन, इट्स, ये सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्परेरी बेसिस, एम्प्लॉयड ऑन टेम्परेरी बेसिस, टेम्पोररी basis. The salaries of this person, the salary of each person are drawn for the lump sum, are drawn from the lump sum. अब ये हमारा लमसम सैलरी दिया जा रहा है और इसके लिए वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट रखा जाएगा और द लमसम, ठीक है, लमसम। अब देखिएगा ये लमसम चार्ज है, ठीक है। अमाउंट allotted toward the work charge establishment, amount allotted towards the work charged एस्टेब्लिशमेंट, तो ये जितना अमाउंट आपका लग रहा है इसको हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। किस पर? वॉचमैन पर, सुपरवाइजर्स पे, या आप टेम्परेरी इंजीनियर सुपरवाइजर को बोल सकते हो, या इसके अलावा वॉचमैन, वर्क असिस्टेंट, सुपरवाइजर, ये सारे जो आपके चार्ज हैं ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब देखिएगा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट लिया कितना जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट माय डियर 1.5 से 2% लिया जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट is generally taken 1.5 to 2% of estimated cost, of estimated cost। तो ये हमारा जो प्रोविजन है इसको हम लोग वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं।
तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है माय डियर। अब एक चीज देखिएगा, अब हम आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर। अगली हेडिंग रहेगी हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए अगला हेडिंग रहेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप देखिएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिक्लेयर करना। दैट मीन्स कि आप किसी भी मटेरियल का यूनिट अगर फिक्स कर रहे हो तो इसे हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं। अब किसी भी मटेरियल का यूनिट क्या हो सकता है, तो मैं कंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज में कहूँ तो या आप रनिंग मीटर में ले सकते हो, या आप मीटर स्क्वायर में ले सकते हो, या मीटर क्यूब में, केजी में, क्विंटल में, लीटर में। ये सारे जो यूनिट हैं दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो नोट करेंगे माय डियर, बहुत आसान पॉइंट है। और देखिए कैसे करना है यूनिट फिक्स, इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे फिक्स किया जाए किसी भी मटेरियल का। ठीक है, तो देखिएगा कैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स किया जाता है। तो पॉइंट 1 रिकॉर्ड करेंगे, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट are mainly categorized for their nature, for their nature, shape and size. Shape and size. And for making payment. And for making payment. तो देखिएगा किसी भी मटेरियल का यूनिट कैसे फिक्स करेंगे, उस मटेरियल के शेप पर, उस मटेरियल के साइज पर, और उस मटेरियल का, उस आइटम का पेमेंट आपको कैसे करना है। ये सारे फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी मटेरियल का यूनिट फिक्स करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट measurement is mainly is normally mainly consist the following consist the following। अब देखिएगा कौन कौन सा मेजरमेंट आपका बनता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, ए। ठीक है, सिंगल यूनिट वर्क, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, सिंगल यूनिट वर्क। अब आप समझिएगा कि सिंगल यूनिट वर्क क्या होता है। जैसे कि आप कोई डोर लगवा रहे हो, दरवाजा, या आप कोई विंडो लगवा रहे हो, या कोई ट्रस लगवा रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब सिंगल यूनिट वर्क है। ठीक है, और इनको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इनका यूनिट क्या बनेगा। तो जो सिंगल यूनिट वर्क होते हैं वो हमेशा नंबर में मेजर किए जाते हैं। तो सिंगल यूनिट वर्क लाइक डोर्स, विंडो, विंडोज, ट्रसेस, its are expressed in number, are expressed in number। ये सारे मटेरियल आपके किस में लिए जाएंगे, नंबर में लिए जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड में किसकी बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं कि जैसे जिसमें लेंथ हो और उसमें विड्थ और हाइट ना हो, मतलब बहुत माइनर हो, जिसको आप भूल सकते हो, सिर्फ लेंथ ही आपको मेजर करना पड़े,
वो हमेशा किस में मेजरमेंट किया जाएगा? रनिंग मीटर में। रनिंग मीटर का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा देखिएगा रनिंग मीटर का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको ये एक छोटा सा प्लान दिखा रहा हूं। अब इस प्लान में मान लो ये आपकी जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी 2 मीटर की है, और ये जो आपका विड्थ है, ये विड्थ आपका 1.5 मीटर का है। तो मैं आपसे कह दूं कि इस प्लान का आप मुझे रनिंग मीटर लेंथ बताओ, तो कैसे निकालोगे? यहां से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक 2 मीटर होगा, ध्यान से देखते जाना। यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर हो जाएगा, तो कितना हो गया? 5.5 मीटर। और फिर यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर हो जाएगा, तो टोटल 7 मीटर हो जाएगा। तो इसका रनिंग मीटर लेंथ कितना आएगा? आर एम इक्वल टू 7 मीटर। तो अब देखिएगा क्या होगा, इसी कंडीशन में हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो नोट करेंगे, वर्क कॉन्सिस्ट लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट involve length, involve length like cornice, fencing, fencing, handrail, bands specified, bands specified width its। तो ये मटेरियल जो होंगे ये आपके रनिंग मीटर में लिए जाएंगे। आर एक्सप्रेस्ड इन रनिंग मीटर, आर एक्सप्रेस्ड इन रनिंग मीटर। तो ये सारे मटेरियल किस में लिए जा रहे हैं? रनिंग मीटर में लिए जा रहे हैं। ठीक है माय डियर, चलिए। तो आपको दो यूनिट पता हो गया, कौन कौन सा यूनिट पता हो गया? एक यूनिट पता हो गया आपको रनिंग मीटर का, और दूसरा यूनिट पता हो गया आपको नंबर का। ठीक है, अब मैं तीसरे पॉइंट पे आऊंगा, दैट इज सी। अब देखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे मेजरमेंट जिसमें लेंथ और विड्थ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो थिकनेस होती है, थिकनेस बहुत माइनर होती है। उसको हम हमेशा किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। जैसे आप प्लास्टर देखो, तो प्लास्टर जिस दीवार पे की जाती है उसका लेंथ तो होता है, विड्थ होता है, लेकिन जो उसकी थिकनेस होती है माय डियर, थिकनेस जो है ना, वो क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। जैसे प्लास्टर की थिकनेस कितनी होती है? 12 mm की होती है, 16 mm की होती है। तो जब एक डायमेंशन फिक्स कर दिया जाए और दो डायमेंशन फिक्स ना हो, तो उस समय क्या होगा? जो मेजरमेंट बनेगा वो हमेशा मीटर स्क्वायर में बनेगा। अब जब तीनों डायमेंशन हमारा फिक्स नहीं है, पता नहीं है, तो जो मेजरमेंट बनेगा वो किस में बनेगा? मीटर क्यूब में बनेगा। तो चलिए सी देखेंगे हम लोग, वर्क कॉन्सिस्ट, वर्क कॉन्सिस्ट एरियल सरफेस मेजरमेंट, एरियल सरफेस मेजरमेंट involve or like involve or like plastering, whitewashing, whitewashing, partition,
partition of specified thickness। इस कंडीशन में थिकनेस स्पेसिफाइड है, थिकनेस इट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर, आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो जब आपकी थिकनेस जो है थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो उस कंडीशन में मटेरियल को हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट में पॉइंट बताने जा रहा हूं मेजरमेंट का। जब कोई भी आपको डायमेंशन स्पेसिफाइड ना हो, मतलब ना तो लेंथ स्पेसिफाइड हो, ना तो विड्थ स्पेसिफाइड हो, ना तो थिकनेस स्पेसिफाइड हो, तो उस कंडीशन में मटेरियल का जो मेजरमेंट होगा वो मीटर क्यूब में होगा। नोट करेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट, वर्क कंसिस्ट क्यूबिकल कंटेंट, वर्क कंसिस्ट क्यूबिकल कंटेंट content which involve volume, involve volume like earthwork, earthwork, cement concrete, masonry, इट्स, ये सारे आपके मीटर क्यूब में लिए जाएंगे। आर एक्सप्रेस्ड इन, आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। तो ये सारे डायमेंशन आपके मीटर क्यूब में लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो आपके डायमेंशन रखे गए हैं वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड में रखे गए हैं, ये मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। यहां पे नोट कर लीजिएगा, मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट based on Indian standard 1200 रिवाइज्ड। अब इस कोड में किसी भी मटेरियल का क्या यूनिट होगा माय डियर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट का मेजरमेंट डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग किसी भी मटेरियल को कैसे यूनिट डिक्लेयर करते हैं इस सेक्रेट को भी जानेंगे। इसके साथ साथ माय डियर अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट का इन टू इन आउट टू आउट मेथड, जिसे लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड कहते हैं, और सेंटर लाइन मेथड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।